नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज के आधुनिक ज़माने में स्ट्रेस के कारण कई सारे लोग एक डिजीज़ यानी रोग से परेशान हैं और वो है हार्ट डिजीज़ यानी कि हृदय रोग। और इससे बचने के लिए कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स के एडवाइस लेते भी रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि नागपुर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल है, माधवबाग हॉस्पिटल, जो कोंडाली में स्थित है। पूरे नैसर्गिक वातावरण में वो स्थित है और वहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने आज तक कई सारे हज़ारों पेशेंट्स को ठीक किया है, सक्सेसफुली ट्रीट किया है। चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ओबेसिटी हो, कोलेस्ट्रॉल हो या फिर बाद में डायबिटीज़ हो, जो हार्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने उसी हॉस्पिटल, माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली के आईपीडी हेड डॉक्टर गौरव शेलके को यहाँ आमंत्रित किया है और इनसे जानेंगे हम कि आखिर ये इतनी तकलीफदायक क्यों है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माधवबाग ने इन 20 सालों में 10 लाख से भी ऊपर पेशेंट्स को सक्सेसफुली ट्रीट किया, वो भी हार्ट डिजीज़ के लिए, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए या हार्ट डिजीज़ के लिए। ये कैसे है मुमकिन है, हम उनसे जान पाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, एक आम तौर पे एक जनरल ओपिनियन ऐसा रहा है कि हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेशेंट ग्रसित है, चाहे वो हार्ट डिजीज से हो, डायबिटीज से हो, ओबेसिटी से हो, कोलेस्ट्रॉल, एनहांस्ड कोलेस्ट्रॉल हो। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला ये समझना ज़रूरी है कि हार्ट डिसीज़ या डायबिटीज़ या ब्लॉकेजेस या हाइपरटेंशन ये हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। मतलब हमारी जीवन शैली बिगड़ने की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि व्यायाम का अभाव, तो बहुत सारे लोग व्यायाम से दूर भागते हैं, नॉर्मली रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। और दूसरा, खान पान में जो बिगाड़ आ जाता है, मतलब बाहर का खाना बहुत ज़्यादा तौर पे हो रहा है, घर का खाना हम मिस कर रहे हैं। इसके वजह से हमारे जीवन शैली में जो बदलाव आते हैं, उसके वजह से होने वाली बीमारियों में ये काउंट होता है, जो कि ब्लॉकेजेस, हाइपरटेंशन, मोटापा, डायबिटीज़, और इन्हीं से चलते फिर आगे चल के हार्ट डिसीज डेवलप होता है। और जो अलग अलग एडिक्शन है लोगों में, जैसे युवाओं में हम देखते हैं कि अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको या जो अभी खर्रा या तंबाकू, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आदतें हैं, ये सारे हमारे हेल्थ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। और अल्टीमेटली अगर हमारा हार्ट ही काम नहीं कर रहा है तो हमारी लाइफ भी रुक जाती है। इसीलिए हार्ट डिसीज ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपके हेल्थ के लिए, और हार्ट को ही बचाने का काम माधवबाग में किया जाता है। इसीलिए हम जनरली पेशेंट्स का कार्डियक रिस्क असेसमेंट करने के लिए एडवाइस देते हैं कि अभी आपके हार्ट की स्थिति क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि मेरा फ्यूचर में आने वाला हार्ट का कोई खतरा है या नहीं है। इस बेसिस पर आप डिसाइड कर लेते हो? बिल्कुल। अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली एक नैसर्गिक वातावरण में स्थित है और ऐसा लगता है कि आप नेचर में जी रहे हो। यहाँ पर कई सारे एडवांस टेस्ट भी किए जाते हैं, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, डॉक्टर साहब भी बताएंगे उसके बारे में। और अलावा इसके हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल या ओबेसिटी या बीपी, इन सब बीमारियों को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। अगर आपको भी इनमें से कोई बीमारियाँ से ग्रसित है तो आप एक केवल मिस्ड कॉल देंगे 022489300202 पर और डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हो जाएंगे। ये नंबर आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है। सर, एक और मुद्दे पर आते हैं कि जैसे कोई पेशेंट वहाँ पर पहुँच गया, माधवबाग हॉस्पिटल पहुँच गया, तो आपका पहला कदम क्या था और किसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहती है? बिल्कुल। पहले तो जो पेशेंट आते हैं, एक तो प्रायर अपॉइंटमेंट पे आते हैं, तो अपॉइंटमेंट में मतलब ऑन कॉल पेशेंट से हम उनकी रिपोर्ट्स पहले डिस्कस करते हैं कि आपको अभी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। उसके हिसाब से पेशेंट का पहला इनिशियल असेसमेंट हम करते हैं। जैसे अगर पेशेंट आता है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको पहले हम डायरेक्ट आईसीयू में लेके पहले चेकअप करवाते हैं कि अभी स्टेटस क्या चल रहा है पेशेंट का और क्या क्या रिक्वायरमेंट आगे हम ट्रीटमेंट में करने वाले हैं। दूसरा, पेशेंट कभी कभार इंक्वायरी के रूप में आता है कि माधवबाग का एक्सपीरियंस कैसा है, वो देखने के लिए आता है। हमारा हॉस्पिटल कैंपस देखने के लिए आते हैं कि बाकी हॉस्पिटल की तरह तो नहीं है, कि यहाँ पे जो हमने सुना है वो सच में है या नहीं है। तो उनको पहले हम कैंपस दिखाते हैं, फिर हम डॉक्टर कंसल्टेशन करवाते हैं, ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि ये बाकी हॉस्पिटल थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है। मतलब फैमिलियर वातावरण में ट्रीटमेंट अगर पेशेंट ले रहा है तो उसके रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। तो पेशेंट के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं ताकि उनको जो असेसमेंट पहले होना चाहिए वही हो उनका। जी सर, जैसे कोई पेशेंट कहीं और हॉस्पिटल जाके आया है जी, और अपना मेडिकल रिपोर्ट्स भी कैरी करता है, तो उसी को आप बढ़ावा देते हैं कि आप अपनी तरफ से स्वतंत्र जांच करते हैं? देखिए, रिपोर्ट्स जो रहती है वो पेशेंट्स की ही है, तो
पेशेंट की जो अभी रिसेंट अगर रिपोर्ट्स है तो उसी को हम बिलीव करते हैं कि पहले अभी कंडीशन उसका है। अब हमारे पास कुछ एडवांस टेस्ट है, जैसे 2D इको में हम GLS स्कोर निकालते हैं। तो GLS स्कोर बाकी जगह पे बहुत बार नहीं किया जाता है क्योंकि वो ऑन रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो ही GLS क्यों किया जाता है? GLS स्कोर ऐसा होता है कि 2D इको में जनरली हम हार्ट की एनाटॉमी देखते हैं, हार्ट के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, लेकिन GLS मतलब ग्लोबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर दिखाता है। मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या पंपिंग कैपेसिटी कितनी है वो किस पे निर्भर है, तो उस मसल्स की ब्लड सप्लाई के ऊपर। अगर वो मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी पावर कम होती है, इसलिए GLS स्कोर देखना इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे एग्जांपल दूं कि हमारे घर में अगर नल का पानी अगर हम देख रहे हैं तो नल का पानी पहले दिन तो उसका फ्लो अच्छा रहता है, उसकी धार अच्छी रहती है, लेकिन अगर वो धार कम हो रही है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो मेरे पानी की टंकी में पानी कम हो गया हो, या तो जो पाइपलाइन है उसमें कचरा फंसा हो। वैसा ही मेरे हार्ट में अगर ब्लॉकेजेस पाए गए हैं तो ब्लॉकेज के वजह से मेरे हार्ट मसल्स को कितना सप्लाई मिल रहा है, मतलब उसका ब्लड फ्लो कितना है, वो देखने के लिए वो जो स्कोर है वो होता है GLS, जिसमें एक बुल्स आई दिखता है जो ग्लोबल स्कोर बताता है। तो जितना डार्क रेड वहाँ पे रहेगा उतना ब्लड सप्लाई अच्छा है, ऐसा वो बताता है, और जितना वो फेंट होता गया उतना उसका सप्लाई कम है, ये समझ में आता है। तो इसीलिए वो GLS स्कोर एडवांस हम कराते हैं पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट किया जाता है। और बाकी जो असेसमेंट्स है उसमें नॉर्मल BP, ECG, पल्स रेट, SpO2 और रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट विथ उनके सब डायबिटीज़ भी आते हैं तो उनका शुगर लेवल भी चेक करना ज़रूरी होता है। दूसरा उनका TMT अगर वो एलिजिबल है, या फिर 6 मिनट वॉक टेस्ट, ताकि उनके ECG में कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या वो देखना ज़रूरी होता है। इस तरह के असेसमेंट हम करते हैं जी। तो मैं अपने दर्शकों को फिर एक बार बता दूं कि माधवबाग में जाने से पहले अगर आपने कहीं से 2D इको कराया टेस्ट हो, या फिर बाद में आपने एंजियोग्राफी कराया, वो रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब ख़राब है, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इससे पहले कि इनको कमिट करो सर्जरी के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर ये बेसिस पर सजेस्ट करते हैं कि आपको बाईपास कराना ज़रूरी है, एंजियोप्लास्टी कराना ज़रूरी है। तो एक सेकेंड ओपिनियन के तौर पर आप माधवबाग हॉस्पिटल अपने रिपोर्ट्स लेकर ज़रूर पहुँचें, और यहाँ पर कई सारे एडवांस टेस्ट जैसे सर ने बताया उसकी सुविधा भी है। अलावा इसके आप ओवरनाइट वहाँ रुक सकते हो, और वहाँ की जो सर ने जैसे बताया कि दिन भर का जो माहौल है किस किस्म का होता है, क्या ट्रीटमेंट लाइन ऑफ मोड है, ये सारी बातें आप देख सकते हो और फिर आप डिसाइड कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आपको एक मिस्ड कॉल देनी है, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर 02248930202 पर। सर ये तो आपने बता दिया कि किस किस्म के एक माहौल में आप उनको ट्रीट करते हो। बिल्कुल। आमतौर पर ये सुना गया, सोचा गया, बताया जाता है कि एनहेंस्ड कोलेस्ट्रॉल अगर हो तो हार्ट डिजीज़ का खतरा है। क्या ये सच है, और इसको माधवबाग में किस टाइप से ट्रीट किया जाता है? राइट। तो सबसे पहला ये हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल में हम लिपिड प्रोफाइल जो देखते हैं वहाँ पे बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, ये दो बेसिक कैटेगरी में हम कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो होता है हार्ट फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो होता है हार्ट का एनिमी। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल लेवल एक चेक करना अलग चीज़ है, मतलब मेरे ब्लड में फ्री फ्लोइंग कोलेस्ट्रॉल कितना है और उसका डिपोजिशन ब्लॉकेज के रूप में या उसका डैमेज कितना है वो देखना अलग चीज़ है। अगर बहुत सारे पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लेकिन अगर उसका डैमेज कम है तो उसका कोलेस्ट्रॉल का इतना डैमेज नहीं, मतलब खतरा नहीं है या हार्ट डिसीज खतरा नहीं है, लेकिन आगे चल के अगर उन्होंने मैनेज नहीं किया तो वो डेफिनेटली रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसीलिए हमने असेसमेंट में ये डाला है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है तो सबसे पहले आप स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट करके देखो कि उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपके हार्ट के वेसल्स जो है उसमें डैमेज ज़्यादा है या नहीं है। मतलब अगर वो 15 मिनट पेशेंट अगर चल रहा है इसका मतलब वो डैमेज कम है। अगर वो TMT नहीं चल पा रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे कि उनको सांस फूल रही है या सीने में दर्द हो रहा है या उनके हार्ट रेट बढ़ रहे हैं या BP बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कोलेस्ट्रॉल उनको डैमेज दे रहा है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध हार्ट डिसीज़ की तरफ होता है, लेकिन उसको आपको असेसमेंट करना है कि अभी मेरे वो डैमेज की लेवल क्या है, कंट्रोलेबल है ये। बिल्कुल जी जी। तो मैं दर्शकों को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ कि माधवबाग के हॉस्पिटल में बीमारियों के हिसाब से, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लिए कहिए, BP के लिए कहिए, डायबिटीज़ के लिए कहिए, हार्ट डिजीज़ के लिए कहिए, अलग अलग किस्म के डाइट बॉक्सेस बने हैं, और डिपेंडिंग ऑन योर एलिमेंट उस हिसाब से आपको डाइट बॉक्स सजेस्ट किया जाता है। और अलावा इसके माधवबाग ने 10 लाख से भी अधिक पेशेंट्स को आज तक सक्सेसफुली ट्रीट किया है।
आप भी अगर चाहते तो कि आपका एक बार ये कंप्लीट चेकअप हो तो आप यहाँ पर फ़ोन कर सकते हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो क्लिप देखिए एक पेशेंट का जो वहाँ के एक्सपीरियंसेस को गिना रहा है और कैसे वो एक सुखमय जीवन अभी जी रहा है। पहले उनकी बातें सुनेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम रमेश शुक्ला है। एक प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मेरे हॉबीज़ और ड्रीम्स जो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और सोशल एक्टिविटीज़, लिविंग फॉर सोसाइटी, इसी को लेके मैं आगे मेरा एम्स एंड ड्रीम्स सोशल जॉब्स रिलेटेड, सोशल वर्क रिलेटेड करना चाहता हूँ मैं। लाइफ बहुत ही अच्छे से चल रही थी, लेकिन समटाइम्स लाइफ थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल भी हो जाती है। 1 जनवरी 2013 की एक सुबह अचानक मेरे चेस्ट में पेन हुआ और बहुत ही ज़्यादा वो पेन एग्रीवेट हो गया। इतना पेन एग्रीवेट हो गया कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी में पता चला मुझे 70 और 90% ब्लॉकेजेस है। अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ट्रीटमेंट्स के लिए सलाह देने लगे। कहीं ना कहीं मुझे स्टेंट नहीं लगाना था और इसलिए मैं अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव थेरेपीज़, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स ढूंढने लगा। इंटरनेट पे ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि साने केयर माधोबाग में भी बहुत अच्छा वर्ल्ड का फर्स्ट कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर है और वहाँ पे इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराऊँ। फिर बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट माधोबाग में मिला। जो मेरा वज़न 70 केजीज था, 6 दिन में ही 6-7 किलो कम हो गए। मेडिसिन्स रेगुलरली, योगा, डाइट, वो जैसे ही माधोबाग ने कहा था वैसे ही फॉलो करते करते धीरे धीरे मैं अपनी लाइफ आगे ले जाने लगा। फिर से इतना स्ट्रेंथ आ गया कि आज मैं फिर से मेरी स्कूटर सिर्फ बॉम्बे में ही नहीं, जबकि डोंबिवली से गोवा तक भी मैं स्कूटर से ट्रैवल किया हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो हम माउंट कल्सूबाई पीक चढ़ते हैं। हार्ट की वो 30% EFT होते हुए भी मैं माउंट कल्सूबाई पीक तक चढ़ के आया हूँ। बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स को ये दिखाना है कि लाइफ ख़त्म नहीं होती है कभी, जब तक हम ना चाहें। और इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत ही सुंदर है और इसे नेगेटिव तरफ से बिल्कुल मत लीजिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए। बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी एंड स्टे फिट। जी सर, स्ट्रेस टेस्ट की बात की आपने। स्ट्रेस टेस्ट इसीलिए किया जाता है कि ये जानने के लिए कि आपका हार्ट कितना मजबूत है, कितना बिल्कुल। स्ट्रांग है। बिल्कुल। तो अगर ये रिपोर्ट गलती से पॉजिटिव आ जाता है जी, तो उसके लिए माधोबाग के पास क्या उपाय उपचार है? डेफिनेटली स्ट्रेस टेस्ट का सिंपल मतलब ये है कि हार्ट को स्ट्रेस दे के किया जाने वाला टेस्ट। नॉर्मली हम रेस्टिंग ECG करते हैं और वो जब नॉर्मल आता है तो हम समझते हैं कि मेरा हार्ट नॉर्मल है। लेकिन जब हार्ट मेरा वर्किंग कंडीशन में उसका काम अगर बिगड़ रहा है तो वो चेक करना ज़रूरी होता है। उसी को हम स्ट्रेस टेस्ट या ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आना, इसका मतलब ये है कि हार्ट जब अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है तो उस लेवल पे उस हार्ट को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए उसमें ECG में चेंजेस दिखाई देते हैं। दैट इज कॉल्ड इस्चीमिया। मतलब इस्चीमिया अगर हो रहा है इसका मतलब हार्ट को सप्लाई कम मिल रहा है। तो वो इमरजेंसी हैंडल करने के लिए हार्ट इतना रेडी है नहीं, इसीलिए वो इस्चीमिया दूर करने के लिए हार्ट के वेसल्स को सप्लाई करने, हार्ट के मसल्स को जो सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स है उसमें जो ब्लॉकेजेस के रूप में कचरा फंसा हुआ है वो कम करना ज़रूरी है। वो अगर हमने कम कर दिया और वहाँ की रिपेयरिंग अच्छी हो गई तो मेरे हार्ट का सप्लाई वापस पूर्ववत हो जाता है। बिल्कुल। और फिर मेरे इस्चीमिक चेंजेस धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज होने चालू हो जाते हैं। तो TMT अगर पॉजिटिव भी आती है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माधोबाग के पास उसका सोल्यूशन है और आपका इस्चीमिया रिवर्सल प्रोग्राम, ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट रहता है जिसके अंतर्गत आपका TMT वापस से निगेटिव हो सकता है। माधोबाग हॉस्पिटल कोंडाली का ये दावा है कि अगर आपका स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस टेस्ट से घबराइए नहीं, क्योंकि इनके पास माधोबाग की अपनी कॉपीराइटेड प्रोसीजर है जिसको थेरेपी बोलते हैं। उससे आपका हार्ट वापस स्ट्रांग हो जाता है, न केवल स्ट्रांग बल्कि एक हेल्दी हार्ट भी हो जाता है। सर, यहाँ पर SHS की बात कर रहा था मैं, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की बात। तो क्या ये टेस्ट जो है, ये थेरेपी जो है, ये आपकी कॉपीराइट प्रोसीजर है, ये उन पेशेंट्स के लिए भी लागू हो सकता है जो ऑलरेडी बाईपास कर चुके या एंजियोप्लास्टी कर चुके? डेफिनेटली। संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा, ये नाम आने के पीछे का मैं एक लॉजिक बताता हूँ। हृदय जो आयुर्वेद या संस्कृत में या मराठी में या हिंदी में हम बोलते हैं, तो हृदय का मतलब है री मीन्स टू रिसीव और दय मीन्स टू गिव, मतलब टू रिसीव एंड टू गिव। अब हार्ट का काम होता है या हृदय का काम होता है लेना और देना, तो ये ब्लड का लेन देन करता है और किस माध्यम से करता है, तो हमारे ब्लड वेसल्स।
तो जो हमारे शरीर में हजारों लाखों ब्लड वेसल्स है, उसी माध्यम से उसका ये काम चलता रहता है। और उस पूरे सिस्टम को आयुर्वेद में हृदय कहा गया है। मतलब जो मॉडर्न साइंस बताते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उस सिस्टम को हृदय कहा गया है। अब इस हृदय के शुद्धिकरण करने की चिकित्सा मतलब संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अब उसमें शुद्ध करने के लिए आपको प्रिंसिपल्स क्या चाहिए, तो या तो ब्लॉकेज के रूप के ब्लॉकेज अगर ठीक करना है तो ब्लॉकेज की मेडिसिन देके, अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ की मेडिसिन देके, अगर सिर्फ बीपी है तो बीपी की मेडिसिन देके, अल्टीमेटली मुझे करना है आपका हृदय शुद्धिकरण। इसलिए हमारे ट्रीटमेंट का नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। अब ये कंसेप्ट बाकी किसी के दिमाग में नहीं आया, सबसे पहले माधव बाग के दिमाग में आया, इसीलिए माधव बाग का ये ट्रीटमेंट कॉपीराइटेड है। दूसरा, जैसा कि आपने कहा कि जिनका ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, अब वहाँ पे ये जो डिसीजन होता है एंजियोप्लास्टी बाईपास करने का, वो एक तो उस कंडीशन की डिमांड होती है कि अर्जेंसी है, नीड ऑफ टाइम, कि वहाँ पे बहुत लोग डरे हुए घबराए हुए हैं, तो वहाँ पे अर्जेंट वो डिसीजन लेना पड़ता है या ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास अगर आप देखो तो इट इज़ ओनली फॉर रिवैस्कुलाइजेशन, मतलब आपको टेम्पररी वहाँ पे सोल्यूशन मिला हुआ है, राइट। लेकिन जो ब्लॉकेजेस बनने की जो प्रोसेस है वो हमने कहीं पर भी रिवर्स नहीं की या कट ऑफ नहीं की, वो प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए अक्सर ये ट्रीटमेंट के बाद में, एंजियोप्लास्टी और बाईपास के बाद में, पेशेंट को रेस्ट एडवाइस होती है, या फिर कुछ दवाइयाँ जैसे कोलेस्ट्रॉल की है या ब्लड थिनर्स है, जिसको हम खून पतला करने की दवाई बोलते हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है। अब यहाँ पे माधव बाग में जो संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है, इसके अंतर्गत हम इस्चेम रिवर्सल, हार्ट फेल्योर रिवर्सल, ये ट्रीटमेंट जो करते हैं, या डायबिटीज़ रिवर्सल, इसमें हम पेशेंट की कंडीशन को रिवर्स कर रहे हैं। जो खराबी हुई है, जो बिगाड़ आया हुआ है, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं। तो मतलब जो ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया है उसको भी हम कट ऑफ करके उसको वापस नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर। मतलब अगर मैंने बैड कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया और मैंने गुड कोलेस्ट्रॉल रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पूरे शरीर का मतलब हृदय का शुद्धिकरण होना संभव होता है। और उसी को हम अचीव करते हैं। और उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ के पेशेंट्स है, उसमें अगर पेशेंट TMT 15 मिनट चल रहा है, इसका मतलब उनका हार्ट फिजिकली फिट है। दूसरा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनमें हम टेस्ट करते हैं GTT, मतलब 15 टीस्पून शुगर, 75 ग्राम अगर शुगर पेशेंट खा रहा है और उसके बाद भी उन पेशेंट की शुगर नॉर्मलाइज हो रही है, इसका मतलब उनका डायबिटीज़ रिवर्स हो चुका है। ब्लड प्रेशर में बिना मेडिसिन के पेशेंट के अगर BP नॉर्मलाइज हो रहा है, और ABPM रिपोर्ट, जो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, जिसमें 24 घंटे का BP मॉनिटरिंग होता है, हर आधे घंटे में, दिन में और रात में BP चेक होता है, जिसके अंतर्गत पता लगता है कि हमारा एवरेज BP कितना है। वो अगर आपका एवरेज नॉर्मल आ रहा है, इसका मतलब आपका BP एब्सोल्युटली रिवर्स हो चुका है। तो ऐसे कई क्राइटेरियाज है जिसको प्रूव करते हुए हम ये दिखा सकते हैं कि आपका पेशेंट का जो इम्प्रूवमेंट है वो कितना अच्छा हो रहा है। तो यस, डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने के बावजूद भी आप यहाँ पे ट्रीटमेंट ले सकते हो। जी सर, एक सवाल ये उठता है कि जैसे अभी कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज से रिलेटेड है, बिल्कुल, या फिर बाद में शुगर, या फिर बाद में कहिए BP, इन सब से रिलेटेड है, यहाँ तक कि किडनी भी डैमेज होता है। राइट। तो आप जब SHS करते हो, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण, तो किस बेसिस पर करते हो? क्योंकि 3-4 डिजीज को ये केयर कर सकता है, या फिर बाद में अलग अलग मेडिसिन है? हाँ, यही मैंने बताया कि संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण ये जो ट्रीटमेंट का नाम है हमारा, जिसके अंतर्गत हमारे अलग अलग प्रोग्राम प्लान है, जैसे इस्चेम रिवर्सल हो गया, हार्ट फेल्योर रिवर्सल हो गया, डायबिटीज रिवर्सल हो गया। मतलब पेशेंट का कंसर्न मेजरली क्या है, कौन सा पैरामीटर उसका सबसे ज़्यादा खराब हो चुका है, उसको हम फोकस करते हुए फिर हमारे पंचकर्मा के अलग अलग मेडिसिन के किट रहते हैं, वो ही हम यूज़ करते हैं। और कभी कभार हमें अल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है, तो कभी हार्ट डिसीज़ रिवर्सल का है, या कभी डायबिटीज़ का है, या कभी सिर्फ ब्लड प्रेशर का है, तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट्स को हम देते हैं। और उसी हिसाब से पेशेंट का डाइट भी प्लान होता है कि पेशेंट को लो कार्ब्स, गुड फैट, गुड प्रोटीन, हाई फाइबर ऐसा डाइट देना है, या सिर्फ गुड फैट का ही देना है, या हाई प्रोटीन ही देना है। ये डिसाइड होता है पेशेंट के नीड्स के ऊपर, या पेशेंट का जो मेजर कंसर्न है, क्योंकि उसी कंसर्न को लेके आगे बढ़ के जाना है। और डायबिटीज़ ये जाना माना दुश्मन है हार्ट का, इसलिए डायबिटीज़ को ठीक करेंगे तो हार्ट अल्टीमेटली हमारा सेव होता है। बहुत सारे लोग जानते नहीं है, 95% लोगों को पता नहीं होता है कि हाइपरटेंशन इटसेल्फ इज अ हार्ट डिसीज। ये शुरुआत होती है हार्ट डिसीज़ की, इसीलिए 10-20 साल तक BP की गोलियां हम खाते हैं, और अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसी बड़ी समस्याओं को हमें फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हाइपरटेंशन ये छुपा हुआ रीज़न है हार्ट डिसीज़ का। लेकिन जब आप एक्सेस करते हो कि उसके वजह से मेरे हार्ट में कितना इफेक्ट है, तो आपको पता लगता है कि सेवरिटी उसकी कितनी है।
तीसरा है मोटापा, एक्सेस अगर वेट है, ओबेसिटी, तो वो ओबेसिटी में जितना एक्स्ट्रा वजन है उतना हार्ट को वर्कलोड ज़्यादा है। तो वर्कलोड अगर हम कम करते जाएंगे तो हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ और हार्ट की लाइफ अच्छी हो जाती है। तो इसीलिए ये अलग अलग प्रिंसिपल्स के पंचकर्मा किट्स, पंचकर्मा के मेडिसिन हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल सके। जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि आप एक और पेशेंट का अपना एक्सपीरियंस सुन ले। इनका नाम है हरदीप सिंह मान और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस क्या दोहराए, आप भी सुनिए, फिर हम चलते आगे। द वीडियो प्लीज़। मेरा नाम हरदीप सिंह मान है, मेरी एज 45 साल है, प्रॉपर मैं गोंदिया का हूँ। मेरा कैटरिंग का बिजनेस है और मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी। एक दिन मेरा काम चालू था, काम चालू होने के बाद ऐसे ही जरा सा मेरे को छाती में दर्द था, उसके कारण मैंने थोड़ा सा जाके कहा कि चेकअप कराता हूँ। उसके बाद उनने मेरा चेकअप किया तो हॉस्पिटल में उनने 2 दिन के लिए मुझे भर्ती कर दिया। तो उनने बताया गया कि आपको ये अटैक आके चला गया है। इसके बाद मैंने सेकेंड ओपिनियन लिया नागपुर में जाके। नागपुर में फिर मेरी एंजियोग्राफी हुई। एंजियोग्राफी में उनने मेरे को बताया कि एक नस में 80% है, एक में 87% है। तो ये देख के हमारी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। 3 दिन तक तो ना खाया ना पिया, कुछ किया। आदमी एकदम चुपचाप बैठा रहा कमरे में। फिर घर वाले टेंशन में आ गए कि अचानक ये क्या हो गया। तो ऐसे ही मेरे बेटे को मैंने बात किया कि भाई देखो कहीं कुछ और है क्या। तो पता निकाला उनने माधव बाग का। हम सीधा वहाँ पहुँच गए और जैसे हम यहाँ आए, यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ का स्टाफ देखा, यहाँ की बाकी चीज़ें देखी, प्रीमाइस देखा, यहाँ का बहुत ही बढ़िया लगा। फिर उसके बाद यहाँ मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। तो यहाँ जो मन का डर था वो 2 दिन में ही बाहर निकल गया और आज मेरे को 1.5 साल हो गया है यहाँ का इलाज चालू है। पहले दिन मेरा स्टेट टेस्ट हुआ तो मैं 3 मिनट के बाद ही मेरी ईसीजी में चेंज आ गया। फिर उसके बाद किट मिली मुझे, वो डाइट किट किया तो फिर उसके बाद 7 मिनट तक मैं चलना चालू हो गया। और एक खास बात आपको बताऊं मैं कि मेरा जो इंसुलिन चालू था वहाँ पे, यहाँ 1.5 दिन में ही बंद हो गया इंसुलिन। उसके बाद मेरी शुगर धीरे धीरे करके नॉर्मल आने लगी और रोज 3.5 किलोमीटर जाता हूँ सवेरे और आता हूँ। माधव बाग में आने के पहले मेरा वजन 107 किलो था। इस वजन को मैंने 6 महीने में 90 किलो पे लाके रख दिया। यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मैंने उनका बहुत साथ दिया। और एक बात आपको सबको कह दूं भाई लोग, अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखा करो। जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। जी सर, दुनिया में कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस, मोडालिटीज़ वगैरह है जो आप कर सकते हैं। सर्जरी कही है, एंजियोप्लास्टी कही, और भी कई होंगे इलाज होंगे, और माधव बाग का एक अपना SHS ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो क्या डिफरेंस है सर इन सब में और माधव बाग के स्पेशल ट्रीटमेंट, कॉपीराइट प्रोसीजर? माधव बाग में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता, पेशेंट का हम एजुकेशन भी करते हैं। मतलब ट्रीटमेंट तो सब जगह होता है, लेकिन पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि मुझे मेरी बीमारी किस वजह से हुई है, उसका बेसिक रूट कॉज क्या है। बहुत सारे पेशेंट्स में सिर्फ चाय की आदत होती है या तंबाकू की आदत होती है जिसकी वजह से उनका पेट साफ होता है। ये छोटी मोटी आदत है, लेकिन वो उनके हार्ट डिसीज को या अलग कोई डिसीज को वो नहीं होता देता है, इन्वाइट करता है। तो यही लाइफस्टाइल चेंजेस उनको करने के लिए पेशेंट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एजुकेशन माधव बाग में किया जाता है ताकि आगे चल के पेशेंट वो गलतियां ना दोहराए। और जब हम पेशेंट को रिवर्स करके दे रहे हैं, मतलब रिवर्सल का मतलब ये होता है कि आपके लाइफ का ऐसा एक दिन था जिस दिन तक पेशेंट को एक भी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ तक आपको ला के देने का काम माधव बाग कर रहा है। और आपको वहाँ पे कैसे ला रहे हैं वो डिसिप्लिन हम उनको सिखा रहे हैं। वो आपको सीखने के बाद में आपके हाथ में चांस है कि अगर मुझे ठीक रहना है तो हेल्दी लाइफ जो माधव बाग ने सिखाई है उसको फॉलो करे, या अगर मैंने गलतियाँ की तो वापस मुझे वो डिसीज़ दोबारा हो सकता है। तो यही डिफरेंस है बेसिकली कि जो पेशेंट का एजुकेशन हम करते हैं, उनके अलग अलग हम सेशंस लेते हैं पेशेंट के। जैसे हमारे डॉक्टर्स है, हम खुद भी हम पेशेंट का लेते हैं। फिर डाइट डेमो देते हैं कि डाइट आपको कैसे बनाना है घर पे जाके, वो हम लेक्चर देते हैं। उसके बारे में पंचकर्मा का इंपॉर्टेंस क्या है वो बताते हैं। डेली एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, कितना करनी चाहिए और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। तो पेशेंट एजुकेशन ये बहुत बड़ा टूल होता है, क्योंकि नॉलेज के बिना आप कभी भी खुद को ठीक नहीं कर पाओगे।
नहीं तो आप डिपेंडेंट रहोगे। इसीलिए ये खासियत है पेशेंट एजुकेशन और अवेयरनेस। जी सर, जैसे बता रहे थे, इस ट्रीटमेंट में ये खासियत डिफरेंस ये है कि एक 7 डे डिजीज़ रिवर्सल ट्रीटमेंट नाम का एक थेरेपी इनका चलता है, जो 7 डेज़ में वो असर दिखाना शुरू करता है कि पेशेंट नॉर्मलिटी की तरफ कैसे आ रहा है। अलावा इसके इनके पास डिफरेंट फैसिलिटीज़ है, एडवांस फैसिलिटीज़ है, जैसा MIB पल्स एक ऐप है इनके पास, जो कि ये डॉक्टर को और पेशेंट को कनेक्टेड रखता है। आपकी छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से, उसके बाद भी आप कनेक्टेड रहते हैं, और उसमें बहुत सारे वीडियोज़ भी है हेल्थ, डाइट वगैरह चीज़ों को लेकर। अलावा इसके ये जो ट्रीटमेंट है SHS, ये एक रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जिसको लैंसेट नाम का एक मैगजीन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और करीब 150 से अधिक रिसर्च पेपर्स ने इसको मान्यता दी है। और इन एडवांस टेस्ट और इस टेस्ट के कारण पेशेंट अपने आप को सुखमय पाता है जीवन में। अगर आपको शंका है अपने हेल्थ के बारे में और आपको वहाँ जाना है, तो पहले एक मिस्ड कॉल दीजिएगा 0224893002 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में तत्पर हाजिर हो जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी सर, पंचकर्मा की बात की आपने, पंचकर्मा में एग्जैक्टली करते क्या है? हाँ, पंचकर्मा में बेसिकली जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब वो टॉक्सिन्स किस रूप में है उस हिसाब से हम उसकी मेडिसिन प्लान करते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्नेहन मतलब सेंट्रीपेटल ओलिएशन ये ट्रीटमेंट होता है, जिसके वजह से टुवर्ड्स द हार्ट हम उसका ब्लड सर्कुलेशन फ्लो बढ़ाते हैं, क्योंकि हार्ट की कैपेसिटी तभी तय होती है जब उसके पास वो ब्लड रिसीव होगा। अगर उसके पास ब्लड रिसीव हो रहा है फुल क्वांटिटी में, तो ही उसका पंपिंग अच्छा हो सकता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसीलिए टुवर्ड्स द हार्ट की मसाज या स्नेहन हम कराते हैं, सेंट्रीपेटल ओलिएशन इसीलिए उसका नाम है। दूसरा आता है स्वेदन मतलब थर्मल वैसोडाइलेशन। इसमें जो आपको स्टीम मिलती है या पैसिव जो स्टीमिंग होती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव जो फ्लूइड क्वांटिटी है वो आपके शरीर से बाहर निकलती है, जो आपके एक्सेस टॉक्सिन से जो पसीने के द्वारा आपको बाहर निकलने में मदद मिलती है। तीसरा आता है बस्ती पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे बस्ती जो बताई गई आयुर्वेद में, ये 50% ट्रीटमेंट है, मतलब अर्ध चिकित्सा मानी गई है। मतलब अगर आपने बस्ती में सही दवाई दी, एग्जैक्ट दवाई अगर दी, तो आपका 50% रिलीफ आपका वहीं पे तय हो जाता है। तो इसीलिए बस्ती बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे गया है। लेकिन यहाँ पे अब साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ, जब हम ओरली मेडिसिन लेते हैं तब हमारा पहले लीवर उस पर काम करता है, वो मेडिसिन को मेटाबोलाइज करता है, और जहाँ पे उस मेडिसिन को पहुँचना है वहाँ पे सिर्फ 2 से 3% तक मेडिसिन का एक्सट्रैक्ट पहुँचता है। लेकिन जब हम पर एक्टल ड्रग लेते हैं तब हमारी जो मेडिसिन से वो इंटेस्टाइन से मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है, और वो 70% डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन में पहुंचता है। मतलब आपने रूट शॉर्ट कर दी, रूट शॉर्ट कर दिया है। और जो एब्सॉर्प्शन रेट है या पहुंचने का टारगेट एरिया पे जो मेडिसिन पहुंच रही है उसका परसेंटेज 2% वर्सेस 70% है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। इसीलिए बस्ती का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, जो आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले लिखा हुआ है। इसलिए 50% ट्रीटमेंट का तो पार्ट है वो बस्ती का ही माना जाता है। अलग उसमें अगर देते हैं तो हृदय धारा होती है। जैसे हृदय धारा मतलब जो हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स है, जो हमारे रीड्स पसलियाँ है, उसके अंदर जो बीच में मसल्स होते हैं वो हमारे रेस्पिरेशन को मदद करते हैं। तो उनको अगर उसमें स्टिफनेस है, उनमें अगर पेन है, तो आपके लंग्स में उतना कैपेसिटी अगर आ नहीं पाती है, तो उनको रिलैक्स करने के लिए हृदय धारा की जाती है। दूसरा जो वैसोडाइलेशन होता है, लोकल वैसोडाइलेशन मतलब लंग्स को थोड़ा सा एल्वियोलाई को डायलेट करने के लिए, ताकि आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन वहाँ पे एब्सॉर्प्शन मिले और मैक्सिमम CO2 वो बाहर फेंक सके। तो लंग्स की हेल्थ के लिए भी धारा बहुत अच्छा काम करती है। और एक लेप होता है जो चेस्ट पे हम लगाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे कोलेटरल डेवलप होने में मदद मिलती है। जो आपका अंजाइना है, जिसको हम चेस्ट पेन नॉर्मली भाषा में बोलते हैं, वो रिलीफ होने में मदद मिलती है। वहाँ पे जो लोकल कभी कभार स्वेलिंग्स या इन्फ्लेमेशन रहते हैं वो दूर होने में मदद मिलती है। तो ऐसे n नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स है जिसको हम मॉडिफाई करते करते आपके हार्ट को ठीक करते हैं। उसी का नाम है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। जी बिल्कुल सर, कई बार सुना ऐसा कि जो पेशेंट्स बाईपास सर्जरी करा लेते हैं या फिर एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं, बावजूद इसके कुछ समय के बाद उनका चेस्ट में पेन रहता ही जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे पेशेंट्स को माधव से क्या फ़ायदा मिल सकता है? हाँ, जैसा मैंने अभी पहले ही बताया कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास ये टेम्पररी रीवैस्कुलराइजेशन थेरेपीज़ है। मतलब हमने एक रास्ता ब्लॉक हो गया है तो उसको हटाने के बजाय हमने क्या किया, दूसरा रास्ता बना दिया। जैसे हम देखते हैं कि शहरों में जो फ्लाईओवर बनते हैं, मतलब मेन रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है तो फ्लाईओवर बना दिया। अब करना क्या चाहिए था कि मेन रोड का ट्रैफिक अगर हम कंट्रोल कर दे तो हमें फ्लाईओवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। वही अगर हमने ब्लॉकेज का ट्रैफिक मतलब ब्लॉकेज बनने की जो प्रक्रिया है वो अगर हमने बंद कर दी तो हमें बाईपास की ज़रूरत नहीं पड़ती।
लेकिन यहाँ पे ब्लॉकेजेस को ना छेड़ते हुए हम अलग से बाईपास बना रहे हैं। अब वो ब्लॉकेज तो वहीं पे रहा, वो तो हमने निकालना नहीं है, इसीलिए वो चेस्ट पेन होता रहता है। अब यहाँ पे चेस्ट पेन का कारण क्या है, हमारी वेसल्स नॉर्मली फ्लेक्सिबल रहती है, वो ब्लॉकेज के डिपोजिशन की वजह से वो स्टिफ हो जाती है, जिसको स्टेनोसिस बोलते हैं। अब स्टेनोसिस के कारण जब उनकी फैलने की नौबत आएगी तब उसमें जो दर्द होगा दैट इज़ कॉल्ड क्लासिकल अंजाइना। और वो दर्द जाने के लिए वहाँ का ब्लॉकेजेस निकलना बहुत ज़रूरी है, और उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर। वो अगर हमने अचीव कर लिया तो पेशेंट का चेस्ट पेन डेफिनेटली रिलीव होता है जी। तो इस तरह से उनको बेनिफिट मिलता है। जी, आपने कहा 7 डे ट्रीटमेंट, रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट है, Right. तो क्या 7 डेज के बाद उसको गोली टैबलेट जो भी ले रहा है वो सब बंद करना है या फिर बाद में उसको कंटिन्यू करना है? अब यहाँ पे 7 डेज में तो हम मैक्सिमम उनका शुद्धिकरण करते हैं, जो ट्रीटमेंट एग्रेसिव करना है वो हम 7 डेज में अचीव करते हैं। लेकिन उसके बाद में कुछ पैरामीटर उनके अचीव होने के बाद में एक मेडिसिन उनका टेपर होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस में हर एक मेडिसिन का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि ये पैरामीटर अचीव होने के बाद उस मेडिसिन का नीड कम हो जाता है। तो वो जब अचीव हो जाएगा तो पेशेंट के मेडिसिन कम होते हैं, तो हम अक्सर 90 डेज का चैलेंज लेके चलते हैं कि 90 डेज में पेशेंट को सभी मेडिसिन से फ्री कराना है। जी, आपके डाइट बॉक्स का भी वही एक फार्मूला है कि 30 डेज के बाद 33 मंथ्स के बाद यानी आपको असर दिखने लगता है और धीरे धीरे मेडिसिन कम करेंगे। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया हमको कि हार्ट डिजीज़ क्या है, उससे जुड़े जो बीमारियाँ बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ वगैरह वो क्या है, कैसे उसका उपचार किया जाता है, पंचकर्मा क्या है, सारी बातें डॉक्टर ने बताया। साथ साथ में कुछ एडवांस टेस्ट की मदद से प्लस माधवबाग हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस की भी सुविधा है, जो इमरजेंसी में आप उसको यूज़ कर सकते हो। डाइट, एक्सरसाइज, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, इनके बारे में डॉक्टर ने बताया। मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर साहब के अलावा जो बोला है, माधवबाग में कम से कम के 2 हॉस्पिटल्स है, कोंडाली और खोपोली में, जो नैसर्गिक वातावरण में सिचुएटेड है। अलावा इसके 290 प्लस क्लिनिक्स है ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि एक नेटवर्क ऑफ मेडिसिनल हेल्प मिलता है हमको। अगर आप भी इससे जुड़ना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी है 022489300202 पर, और डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अलावा इसके MIB पल्स के ज़रिए आप डॉक्टर से इवन आफ्टर डिस्चार्ज आप उनके साथ संबंध बनाए रख सकते हैं, और समय समय पर माधवबाग की ओर से वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जिस वजह से पेशेंट एजुकेटेड हो जाता है, या जो पेशेंट आना चाहता है उसके बारे में सुन के वो अपने प्रिकॉशंस ले सकता है। Thank you very much, sir, for coming. Pleasure as usual talking. Thank you so much.